पिछले भाग में आपने देखा कि लखनऊ के निवासी मिस्टर प्यारेलाल और उनकी पत्नी मिसेस मनोरमा के इकलौते बेटे राहुल की शादी कानपुर की एक लड़की रूपा से होती है। शादी के बाद रात में रूपा अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रही थी, तभी वहां तेज खुशबू फैल जाती है और आईने में एक सुंदर राजकुमार दिखने लगता है। ये तेज खुशबू रूपा को आकर्षित कर लेती है। जब जब रूपा खुशबू के संपर्क में आती तब तब वो अपना पति ससुराल सब कुछ भूलकर उस राजकुमार में खो जाती। रूपा रात को खुशबू के आगोश में खोई हुई थी। तभी राहुल रूपा के कमरे में आता है, लेकिन रूपा बहाना बनाकर आकर उसे कमरे से बाहर कर देती है। तो राहुल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। तभी राहुल पर एक भयानक सा दिखने वाला काला बिल्ला जानलेवा हमला कर देता है। इस घटना से राहुल बहुत डर जाता है और उसके मम्मी पापा मिस्टर प्यारेलाल और मिसेस मनोरमा चिंता में पड़ जाते हैं। तब मनोरमा अपने पिता भगत सीताराम जी के लिए फ़ोन करके सारी बात बता देती है। सीताराम जी मनोरमा को बताते हैं कि उनके घर पर भयानक पिशाच का साया है और फिर सीताराम जी मनोरमा के घर आ जाते हैं। रात में भी अपनी तंत्र क्रिया द्वारा यह जान लेते हैं कि पिशाच रूपा के ऊपर आसक्त है और वो रूपा के शरीर का बुरी तरह से शोषण कर रहा है। तो वे सुबह अपने गुरु दादा मुन्नालाल से परामर्श लेते हैं और रात में शमशान में जाकर एक खतरनाक अमल करते हैं। इसी रात मनोरमा के ऊपर वो पिशाच भयानक जानलेवा हमला करता है। और अब आगे। नमस्कार, जय माँ भारती। रात में मनोरमा के ऊपर पिशाच ने जानलेवा हमला किया है। इधर मनोरमा के पिता सीताराम जी शमशान में क्रियाएं कर रहे हैं। उनकी क्रियाओं में बहुत सी बाधाएं पैदा हुई, लेकिन सीताराम जी ने सब समस्याओं को काट दिया। लेकिन अंत में वो पिशाच ऐसी चाल चलता है जिससे सीताराम जी का अमल पूरा नहीं हो पाता। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिशाच ने सीताराम जी का अमल इस तरह से बिगाड़ा कि सीताराम जी को पता भी नहीं चला। सुबह होती है, रूपा सबको चाय दे रही है। तभी राहुल अपने नाना सीताराम जी को फोन करता है और अभी हालचाल ले ही रहा था कि रूपा के हाथ से चाय की ट्रे छूट जाती है। उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है और वो डरावनी हंसी हंसते हुए मर्दाना आवाज में बोलती है, तू क्या समझता है कि वो तेरा बूढ़ा नाना मेरा कुछ बिगाड़ देगा? उसकी कोई औकात नहीं है, बेकार है। बेकार में उसने कब्रिस्तान में रात काली कर ली। और इतना कहकर रूपा बेहोश होकर गिर जाती है। इस समय मनोरमा के घर में ऐसा लग रहा था मानो खुशियां रूठ कर कहीं चली गई हैं और मनहूसियत ने उसके घर में पांव पसार लिए हैं। जहां घर में इकलौते बेटे राहुल की शादी की खुशियां थीं, पूरा घर आनंद में भाव विभोर था। अब उसी घर में पिशाच की दहशत थी। रूपा को मनोरमा के कमरे में लिटाया जाता है। अब मनोरमा अपनी बहू रूपा के हर समय मुरझाई रहने का कारण समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद रूपा को होश आता है। उस समय मनोरमा रूपा के पास ही बैठी थी। मनोरमा रूपा से पूछती है, बहू अब तेरी तबीयत कैसी है? अपनी सास मनोरमा के ऐसे प्रेम भरे बर्ताव से रूपा के मन में बहुत गिलानी महसूस होती है और वो सोचती है, मेरी कितनी अच्छी ससुराल है। माँ जैसा दुलार करने वाली सास है और बेहिसाब प्यार करने वाला पति राहुल है। रूपा कहती है, मम्मी जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। और फिर वो अपने कमरे की तरफ यह सोचकर जाने लगती है कि आज मैं उस पिशाच से बात करूंगी कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन कहते हैं ना, पिशाच जिसके पीछे पड़ जाता है उसका जीवन नष्ट कर देता है, उसे ना जीने देता है और ना मरने देता है। जैसे ही रूपा अपने कमरे में पहुंची तो वहां एकदम मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल जाती है। रूपा जिन बातों को सोचकर कमरे में आई थी वे सब भूल जाती है। वो उस मदमस्त खुशबू के आगोश में खो जाती है और वो आईने के सामने बैठ जाती है। तो आईने में कामदेव जैसा दिखने वाला राजकुमार महेंद्र दिखाई देता है। रूपा सब कुछ भूलकर उसे बदहवास होकर देखती है। रूपा के देखते देखते वो राजकुमार आईने से निकल आता है और रूपा को अपने सीने से लगा लेता है। फिर कहता है, प्राची जी आप हमारी धड़कन हैं, आपके लिए हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और दांतों को पीसता हुआ बोलता है, हम इस राहुल का जीवन बर्बाद कर देंगे। इसने हमारी प्रेमिका से विवाह रचाने का घोर अपराध किया है। इधर मनोरमा के पिता सीताराम जी घर में आते हैं। वे मनोरमा से राहुल के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, बेटी राहुल कहाँ है?
तो मनोरमा कहती है, पिताजी वो सब्जी लाने गया है। तभी राहुल सब्जी का थैला हाथ में पकड़े हुए वहां आ जाता है और सीताराम जी से कहता है, नाना जी नमस्ते। तभी सीताराम जी राहुल की बात काटते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है राहुल, बहू कहाँ है? तो मनोरमा कहती है, पिताजी वो अपने कमरे में अभी अभी गई है। तभी सीताराम जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वो गंभीरता से कहते हैं, राहुल बहू को बुला के लाओ, थोड़ी बात करनी है उससे। तो राहुल रूपा के कमरे की तरफ जाता है। वो रूपा के कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलता है, वहां मदमस्त खुशबू को सूंघकर हैरान रह जाता है और बेड पर लेटी अपनी पत्नी रूपा को देखता है। रूपा बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आनंद के सागर में गोते लगा रही है और किसी सम्मोहन में खोई हुई है। तभी राहुल की निगाह रूपा के पास लेटे आदमी पर पड़ी। कितना डरावना और दिल दहला देने वाला सीन था वो। रूपा के पड़ोस में एक सड़ा हुआ आदमी लेटा है। उसके शरीर पर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं और वो रूपा के हाथों को सहला रहा था। यह देखकर राहुल की घिघी बन गई और वो अवाक देखता रह गया। ऐसा लग रहा था मानो राहुल का शरीर पत्थर का हो गया हो। तभी उस आदमी ने राहुल की तरफ देखा। उस आदमी की सुर्ख लाल दहकती नजरें राहुल की नजरों से मिली। तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। वहां कोई सड़ा हुआ आदमी नहीं था और न ही कोई खुशबू थी। तभी रूपा की तंद्रा टूटी और उसने राहुल को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा तो बोली, अरे राहुल, और बेड से नीचे उतर आई। फिर अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, राहुल क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो राहुल बोला, रूपा। राहुल की आवाज सुनकर रूपा राहुल की ओर देखकर बोली, जी कहिए। राहुल बड़ी गंभीरता से बोला, पता नहीं क्यों अब ऐसा लगने लगा है कि तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो। राहुल की आवाज में बहुत दर्द भरा था। रूपा बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? तो राहुल बोला, ये मैं नहीं कह रहा रूपा, तुम्हारा रवैया कह रहा है। अब तुम बदल गई हो। अब तुम पहले वाली रूपा नहीं हो। तुम अब मुझसे बहुत दूर हो गई हो। एक जमाना था जब तुम मेरी फिक्र रखती थी, लेकिन शादी के बाद। और राहुल ये कहता हुआ चुप हो जाता है। तभी आह भरती हुई रूपा बोली, नहीं राहुल, मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ उससे। अगर मैं उसके मन का काम नहीं करूँगी तो वो तुम्हें मार डालेगा। राहुल, मुझ पर क्या बीत रही है ये तुम कभी नहीं समझोगे। वो मेरे शरीर को जौ की तरह चूस रहा है। उसके सामने आते ही मैं उसके लिए पागल हो जाती हूँ। वो मेरे दिमाग से खेल रहा है राहुल, तुम समझो। रूपा की मनोदशा समझते हुए राहुल रूपा से कहता है, रूपा चलो, तुम्हें नानाजी बुला रहे हैं। तभी एकदम मदहोश कर देने वाली खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और रूपा के चेहरे पर अधीरता छा गई। तो रूपा घबराते हुए बोली, राहुल, राहुल तुम अभी यहां से जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूं। राहुल खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। रूपा राहुल को यूं लाचार सा देखकर तड़प उठी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। लेकिन उस पिशाच के आगे किसी का जोर नहीं था। वो पिशाच राहुल के सामने राहुल की पत्नी के साथ रह रहा था और राहुल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइटें बहुत तेज ऑन ऑफ होने लगीं और एकदम आवाज सुनाई दी। और फिर अचानक रूपा के चेहरे के भाव बदल गए। रूपा की आंखें बंद हो गईं और वो मर्दाना आवाज में हंसने लगी। फिर एकदम रूपा ने आंखें खोली और ये आंखें रूपा की नहीं थी। ये वो आंखें नहीं थी जो राहुल को देखने के लिए बेकरार रहती थी। अब रूपा की आंखें सुर्ख लाल थी। रूपा की आंखों से ऐसा लग रहा था मानो आंखों में अंगारे धधक रहे हों। यह देखकर राहुल की चीख निकल गई। राहुल की चीख सुनकर सीताराम जी और मनोरमा रूपा के कमरे की तरफ दौड़े। वहां रूपा नहीं थी, वो भयानक पिशाचनी बन गई थी। तभी सीताराम जी चिल्लाकर बोले, आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी? तो रूपा मर्दाना आवाज में बोली, तू मामूली सा ओझा मेरी औकात क्या नापेगा? अपनी औकात की बात कर। तेरी औकात मेरे नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है
और वो छत पर उल्टी लटक गई। तब दांतों को खिटखिटाती हुई बोली, सीताराम, तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ से भाग जा। आइंदा कभी इस घर में दिखाई दिया तो बेमौत मारा जाएगा। सीताराम जी भी अच्छी तरह से जानते थे कि इस पिशाच के आगे उनका कोई जोर नहीं है, तो उन्होंने उलझना भी उचित नहीं समझा। फिर थोड़ा शांत होकर धीरे से बोले, तुम क्या चाहते हो? तो रूपा एकदम नीचे जमीन पर कूद पड़ी और सीताराम जी के चेहरे के बिल्कुल नजदीक आकर दांतों को खिटखिटाती हुई बोली, तुझे पहले भी मैंने बताया है कि ये प्राची हमारा प्रेम है। और फिर रूपा मनोरमा की तरफ कूदी और मनोरमा की गर्दन पकड़ ली। फिर गर्दन दबाती हुई बोली, बुढ़िया, कह दे अपने सब घर वालों को कि कल सुबह तक घर छोड़कर चले जाएं। मां पर हमला देखकर राहुल को गुस्सा आ गया और उसने रूपा को थप्पड़ मार दिया। तब रूपा ने राहुल के सीने पर एक घूंसा जड़ दिया, जिससे राहुल गेट के बाहर बरामदे में गिरा और बेहोश हो गया। मनोरमा राहुल को संभालने में लग गई तो रूपा बोली, बुढ़िया, रो मत, मरा नहीं है ये। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो सब घर वालों को लेकर यहां से भाग जा, नहीं तो सब बेमौत मारे जाएंगे। सीताराम जी संयम बनाए हुए थे। तब सीताराम जी बोले, आप इनको घर से निकाल रहे हैं, ये लोग कहां जाएंगे? तो रूपा तिरछी नजरों से सीताराम जी को घूरती हुई बोली, नरक में सड़े जाकर। इस घर में केवल हम और हमारी प्राची ही रहेंगे। अगर रात भर में ये घर खाली नहीं हुआ तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा। घर के सब लोग जिंदा जलेंगे, लेकिन मेरी प्राची ये नहीं चाहती कि तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओ। इसलिए इस घर के मूल्य के रूप में मैं तुमको 50 लाख रुपए दे रहा हूं। तभी अचानक छत से रुपयों की गड्डी की बारिश होने लगती है और रूपा मर्दाना आवाज में खिलखिलाती हुई कहती है, ये सहयोग भी हम प्राची के कारण ही कर रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हारे सामने दो ही विकल्प रखते, मौत या घर खाली। और इतना कहकर रूपा ने सीताराम जी को धक्का मारा, जिससे वो कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। भीतर से रूपा के हंसने और खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। मनोरमा ने राहुल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। राहुल को होश आया। सीताराम जी राहुल, मनोरमा और प्यारेलाल को लेकर गार्डन में बाहर आ गए और सबको समझाते हुए बोले, देखो, इस पिशाच से लड़ना कोई मजाक बात नहीं है। अभी रूपा को छोड़ो, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अभी यहाँ से चलो। सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। राहुल ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में फोन करके टेम्पो बुलवाया। घर का सारा सामान टेम्पो में लाद कर सब लोग सीताराम जी के घर की तरफ चल दिए। लेकिन राहुल अपने नाना सीताराम से बोला, नाना जी, आप मेरे साथ बाइक पर चलना। तभी रूपा दरवाजे पर आ गई और असहाय सी खड़ी राहुल को देख रही थी। राहुल ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और राहुल को अंतिम विदाई दे रही थी। राहुल ने रूपा की तरफ देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े और फिर रूपा पल्लू से अपना मुंह ढककर एकदम बिफर पड़ी और वो बहुत तेज रोने लगी और फिर अंदर चली गई। मनोरमा अपने मायके पहुंची। वहां मनोरमा की मां ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मनोरमा अपनी मां से लिपटकर फपक फपक कर रो पड़ी। खैर, सब लोग घर के अंदर आए। रात रोते बिलखते और चिंता में बीती। सुबह हुई। राहुल ने अपना कुछ सामान निकालने के लिए बैग खोला तो उसमें एक कागज पड़ा हुआ था। राहुल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, राहुल, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं अब खाली बंगले में रहूंगी। तुम्हें अंतिम बार देखने के लिए बड़ी मुश्किल से अनुमति मिली है। मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाई। मुझे सिर्फ आग ही मिली है। मैं इस आग में जल रही हूँ। मैं न रो सकती हूँ न चीख सकती हूँ, बस भीतर ही भीतर घुट रही हूँ और घुटते घुटते ही मर जाऊंगी। जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा देना। तुम अपना ध्यान रखना और मुझे भूलकर किसी और से शादी कर लेना। तुम्हारी रूपा। पत्र पढ़कर राहुल का दिमाग चकरा गया और सोचने लगा, केवल उसकी अंतिम बार एक झलक देखने के लिए कुछ क्षण रूपा को भीख में मिले थे। और सोचता हुआ धम्म से बेड पर बैठ गया।
राहुल के मन में इस समय तरह तरह से ख्याल आ रहे थे। क्या मेरी रूपा ऐसे ही कुड़कुड़ कर मर जाएगी? क्या मैं अब केवल रूपा की लाश ही देख पाऊंगा? रूपा के माँ बाप क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी की जान निकालकर उन्हें पार्सल कर दी है? और सोचते सोचते राहुल की आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी उस कमरे में राहुल के नाना सीताराम जी आ गए। राहुल की स्थिति देखकर वो समझ गए कि राहुल के मन में क्या चल रहा है। सीताराम जी ने राहुल के कंधों पर हाथ रखा तो राहुल बोला, नाना जी मैं क्या करूं? तो सीताराम जी बोले, क्या करना चाहते हो? राहुल बोला, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे पिशाच को या तो मार दूं या भगा दूं और रूपा को अपने पास रख लूं। तो सीताराम जी लंबी सांस खींचकर बोले, बेटे मैं ऐसा कुछ कर चुका हूं। मैंने शमशान में बैठकर पूरी रात अमल किया था। वो बहुत खतरनाक अमल था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उस दुष्ट पिशाच के झांसे में आ गया और मेरा पूरा अमल खराब हो गया। अगर वो अमल सफल हो जाता तो वो पिशाच कब का मारा गया होता। राहुल बोला, नाना जी जो हुआ सो हुआ, अब आगे हम क्या कर सकते हैं? सीताराम जी बोले, मैंने कई लोगों से बात की है, मैं खुद भी कोई अमल ढूंढ रहा हूँ और कोई आदमी ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो वाकई में इस समस्या का हल जानता हो। तो राहुल सीताराम जी की बात काटता हुआ बड़ी अधीरता से बोला, नाना जी दादा मुन्नालाल क्या कहते हैं? वो तो बहुत ज्ञानी है। इस पर सीताराम जी हताशा भरी आवाज में बोले, वो क्या कहेंगे बेचारे, उनके पास जो हथियार था उसे मैं चला चुका हूँ। फिर सीताराम जी दृढ़ता से बोले, खैर राहुल तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और इतना कहकर सीताराम जी बाहर चले गए। इधर अब रूपा बंगले में अकेली रह गई है। वो आंगन में फूलों से सजे बेड पर लेटी है और आकाश में देख रही है। और वो पिशाच बिल्ला बनकर पूरे घर का चक्कर काट कर आया है। अब पूरे बंगले में मदमस्त खुशबू फैली हुई है और पूरा घर लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ है। रूपा जहां भी जाती है गुलाब के फूल उसके पैरों के नीचे बिछ जाते हैं। रूपा जो भी खाने की इच्छा रखती है वो उसके सामने तुरंत आ जाती है। रूपा के कमरे में गहनों और कपड़ों का अंबार लगा है, लेकिन फिर भी रूपा को ऐसा लगता है वो एक कमजोर सी चिड़िया है और उसे सोने के पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वो बंगले के बाहर झांक नहीं सकती, यहाँ तक कि राहुल के बारे में सोच नहीं सकती। रूपा कुछ भी सोचती है तो पिशाच को तुरंत पता चल जाता है। खैर दिन यूं ही बीत रहे थे। अब रूपा का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। वो पिशाच धीरे धीरे रूपा का खून पी रहा है। रूपा के शरीर में अब हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं। इधर एक दिन रात में राहुल छत पर बैठा आसमान में चांद को देख रहा था और उसमें अपनी रूपा को ढूंढ रहा था। तभी सीताराम जी उसके पास आए और राहुल से बोले, राहुल क्या देख रहे हो? राहुल बोला, नाना जी। और इतना कहकर वो फबक फबक कर रो पड़ा। तभी अचानक सीताराम जी का फोन बजा। सीताराम जी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो सीताराम। तो सीताराम जी बोले, हाँ दादा। ये फोन दादा मुन्नालाल का था। सीताराम जी आगे बोले, बोलिए दादा कैसे याद किया? तो दादा मुन्नालाल बोले, सब कुछ फोन पर ही पूछ लोगे कि दरवाजा भी खोलोगे? मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। अब सीताराम जी राहुल को लेकर दरवाजे की तरफ लपके। दादा मुन्नालाल अभी कामाख्या से लौट कर आए हैं। कामाख्या के शमशान में उनके गुरु अघोरी कालूराम रहते हैं। सीताराम जी दादा मुन्नालाल को भीतर लेकर आए और सोफे पर बिठाया। तो सीताराम जी बोले, दादा वो आपने शमशान में करने के लिए अमल दिया था ना, वो मैं ठीक से कर नहीं पाया। तभी दादा मुन्नालाल सीताराम जी की बात काटते हुए बोले, मुझे सब पता है सीताराम, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो पिशाच इस कदर का शैतान है और जलील और चालाक है। वो किसी का भी रूप बना सकता है। अगर मुझे यह बात पता होता तो ये अमल मैं तुमसे नहीं करवाता, मैं खुद इस अमल को करता और उस दुष्ट को जलाकर राख कर देता। तो राहुल बोला, दादा अब क्या होगा? तो दादा मुन्नालाल बोले, बेटे हमारा अमल तो खराब हो गया, लेकिन उस प्रेत ने मेरे चेले सीताराम को धोखा दिया है, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सीताराम जी बोले, दादा लेकिन कैसे इस प्रेत को हराया जा सकता है? तो दादा मुन्नालाल बोले, सीताराम
ये पिशाच अब तुम्हारे और मेरे दोनों के बस से बाहर है। अब इस पिशाच का मामला महागुरु कालूराम जी खुद हल करेंगे। और आगे बोले, कल पूर्णिमा है, वो तुम्हारे घर पहुंचेंगे। और दादा मुन्नालाल खड़े हो गए और एकदम बाहर की तरफ चले गए। वे इतनी तेजी से उठकर बाहर गए कि सीताराम जी उनसे पानी तक की भी नहीं पूछ पाए थे। खैर, सुबह हुई। राहुल और सीताराम जी बंगले की तरफ चले तो सीताराम जी ने दादा मुन्नालाल को फोन लगाया। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद वे बंगले के पास जा पहुंचे। वहां सीताराम जी पहले से ही खड़े थे। तो राहुल ने बड़ी अधीरता से दादा मुन्नालाल से पूछा, दादाजी गुरुजी नहीं आए? तो दादा मुन्नालाल बड़ी गंभीरता से बोले, उन्होंने मुझे पहले भेज दिया है ताकि मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूं। और वे बंगले के भीतर घुस गए। फिर सब लोग बंगले के भीतर आ गए। पूरा बंगला बिल्कुल साफ था, कहीं भी जमीन पर एक मिट्टी का कण नहीं था। यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि बंगला कई दिनों से बंद है, फिर भी बंगले में साफ सफाई बहुत अच्छी थी। दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीवारों पर अभी अभी रंगाई पुताई हुई है। राहुल बंगले का मेन डोर बंद करके आता है। बंगले के आंगन में सीताराम जी और दादा मुन्नालाल बातें कर रहे थे। तो राहुल वहां आकर कहता है, दादा यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। सीताराम जी कहते हैं, राहुल तुम इन बातों को कभी नहीं समझोगे। तो राहुल बड़ी विनम्रता से कहता है, नाना जी मैंने बंगले का मेन गेट बंद कर दिया है। आप मुझे बता देना गुरुजी कितनी देर में आने वाले हैं, तो मैं गेट खोलाऊंगा। तो दादा मुन्नालाल लापरवाही से बोले, महागुरु कालूराम जी के लिए तुम गेट खोलोगे? इस पूरी सृष्टि में कोई दरवाजा नहीं बना जो उनके लिए न खुले। दरवाजा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। खैर, तुमने ये बात बड़े सम्मान में कही है तो तुम उनके लिए गेट खोल सकते हो। फिर राहुल बोला, अभी मेरे लिए क्या आदेश है दादाजी? तो दादा मुन्नालाल बोले, बस तुम अंदर जाकर आराम करो। तो राहुल सामने के कमरे में चला गया और खिड़की से उनको देखने लगा। दादा मुन्नालाल बीच आंगन में बैठे और जोर जोर से मंत्र पढ़कर बार बार आकाश में फूंक मार रहे थे। ये क्रिया उन्होंने पूरे घर में की। लगभग दोपहर के बाद गुरु कालूराम जी ने बंगले में कदम रखा। उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं और वे काला कंबल ओढ़े और हाथ में डंडा पकड़े एक रोबोट की तरह चल रहे थे। आंगन में आकर उन्होंने काला डंडा दादा मुन्नालाल को दे दिया। डंडा लेकर दादा मुन्नालाल बाहर गार्डन में आ गए। दादा मुन्नालाल ने डंडे से जमीन खोदकर एक गोला बनाया और खुद गोले से बाहर खड़े हो गए। तभी गुरु कालूराम जी वहां आए और उन्होंने अपनी खड़ाऊ गोले से बाहर उतारी और खुद गोले के भीतर पद्मासन लगाकर बैठ गए। दादा मुन्नालाल खड़ाऊ गोद में लेकर थोड़ी दूर पर बैठ गए और उनके पीछे राहुल के नाना सीताराम जी बैठ गए। राहुल इस नज़ारे को खिड़की से देख रहा था। अब गुरु कालूराम आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और दादा मुन्नालाल उनकी खड़ाऊ गोद में लिए बड़ी श्रद्धा से बैठे थे। धीरे धीरे सुबह हुई, लेकिन गुरु कालूराम उसी आसन पर बैठे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर थकावट का नामो निशान तक नहीं था। धीरे धीरे दोपहर हो गई। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं, आंखों में शोले धधक रहे थे। वे गर्जना करते हुए बोले, मुन्नालाल जा गेट खोल दे, वो आ गई। इतना सुनते ही मुन्नालाल दरवाजे की तरफ लपके। दरवाजा खोला तो वहां रूपा दुल्हन के रूप में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो गेट खुलने का इंतजार कर रही थी। रूपा का शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। उसका रंग एकदम फक सफेद था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में से एक एक बूंद खून की निचोड़ दी हो। रूपा सम्मोहित अवस्था में बंगले के भीतर घुसी और कालूराम जी के सामने खड़ी हो गई। तो कालूराम जी बोले, पानी डालो इसके सिर पर। इतना सुनते ही राहुल एक बाल्टी पानी लेकर वहां आया और सीताराम जी को दिया। सीताराम जी ने उसके शरीर पर जैसे ही पानी डाला वैसे ही छन्न की आवाज आई। ऐसा लगा मानो किसी गर्म तवे पर पानी डाला गया हो। पानी पड़ते ही रूपा के शरीर से धुआं निकला और वो बेहोश हो गई। यह देखकर राहुल का दिल मचल उठा। वो रूपा की तरफ लपका, लेकिन सीताराम जी ने हाथ का इशारा देकर उसे रोक लिया। फिर राहुल दोबारा सामने वाले कमरे में चला गया और खिड़की से नजारा देखने लगा। अब गार्डन में रूपा जमीन पर बेहोश पड़ी थी।
तभी दादा मुन्नालाल काले डंडे की सहायता से रूपा के चारों ओर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए एक गोला बनाने लगे। गोला बना देने के बाद फिर वो दोबारा थोड़ी दूर पर गुरु कालूराम जी की खड़ाऊ लेकर बैठ गए। इधर राहुल बेसब्री से सामने वाले कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। तभी गुरु कालूराम जी ने सीताराम जी की तरफ कुछ कहते हुए इशारा किया। इशारा पाते ही सीताराम जी राहुल के कमरे की तरफ लपके और राहुल से कठोरता से बोले, राहुल कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर तुम इस कमरे से नहीं निकलोगे, समझे? बाहर चाहे कुछ भी हो, कितना भी शोर हो, अब तांडव होने वाला है। उन्होंने राहुल के कमरे को बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। तभी अचानक गुरु कालूराम जी जोर से ठाका लगाकर चिल्लाने लगे, आजा आजा, तेरी मौत तुझे बुला रही है, आजा नहीं तो शमशान की आग में जला दूंगा, आजा आजा, कौन से बिल में छिपा बैठा है दुष्ट। तभी अचानक बहुत तेज धमाका हुआ और हवा में एक दरवाजा बन गया। उसमें से एक सोने की बग्घी निकली। उस बग्घी पर सुंदर सा राजकुमार बैठा था। बग्घी के दरवाजे से निकलते ही वो हवा में बना दरवाजा बंद हो गया। तभी गुरु कालूराम जी ठाका लगाते हुए बोले, आजा बहरूपिये आजा, तू मेरे चेले की औकात नाप रहा था, अब मुझसे बात कर। वो सुंदर सा राजकुमार बग्घी से नीचे उतरा और दृढ़ता से बोला, हम अपनी प्राची को लेने आए हैं। तो गुरु कालूराम जी बोले, दम है तो ले जा, रूपा तो उसे ही मिलेगी जिसकी वो है। फिर एकदम क्रोध में भरकर बोले, बहरूपिये दुष्ट, अपने असली रूप में तो आ, तब तुझे बताता हूं। तभी वो सुंदर सा राजकुमार भयानक क्रूर पिशाच बन गया। उसकी आंखें लाल थीं। फिर उसकी आंखों से दो भयानक शोले निकले और बहुत तेजी से गुरु कालूराम जी की तरफ चले। लेकिन गुरुजी तो सुरक्षा घेरे के भीतर बैठे थे। वे शोले जैसे ही सुरक्षा घेरे से टकराए वैसे ही एकदम गायब हो गए। वो पिशाच समझ चुका था जब तक कालूराम गोले के भीतर हैं तब तक वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो भयानक पिशाच काला बिल्ला बन गया। इस पर गुरु कालूराम ठाका लगाते हुए बोले, नीच, आ गया अपनी असली औकात पर। तभी गुरु कालूराम की आंखों में से भयानक बिजली निकली और वो बिल्ले को लगी। वो बिल्ला थोड़ी दूर जमीन पर जाकर गिरा और बिलबिलाने लगा। अब इस बिल्ले की हालत बहुत बुरी हो गई थी। तभी बिल्ला पिशाच के रूप में बदल गया और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, बाबा बाबा, मेरे शरीर से बिजलियां निकाल दो, बाबा मुझे बचा लो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं तबाह हो जाऊंगा, बाबा मुझे बचा लो। अब मैं कभी इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा, ना ही रूपा की तरफ देखूंगा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। आज तुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिलकर रहेगी दुष्ट। तूने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है, कई घरों को उजाड़ दिया है तूने दुष्ट। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। इधर वो पिशाच बुरी तरह से चिल्ला रहा था, बार बार माफी मांग रहा था, बार बार गिड़गिड़ा रहा था। फिर अचानक थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जमीन पर वो काला बिल्ला अब मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, उसके मुंह से खून निकलकर जमीन पर फैल रहा था। तभी गुरु कालूराम जी सुरक्षा घेरे से निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने सीताराम जी की तरफ इशारा किया। सीताराम जी राहुल के कमरे की तरफ लपके। सीताराम जी ने राहुल के कमरे का दरवाजा खोला। तभी राहुल बोला, नाना जी। राहुल की बात काटते हुए सीताराम जी बोले, राहुल राहुल एम्बुलेंस को बुलाओ, रूपा की हालत बहुत नाजुक है। उस दुष्ट पिशाच ने रूपा के शरीर से खून निचोड़ दिया है। अभी सीताराम जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि राहुल रूपा की तरफ दौड़ा। उसने रूपा को गोद में उठाया और पड़ोस के अस्पताल में लेकर पैदल ही दौड़ पड़ा। राहुल के बंगले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही अस्पताल था। राहुल ने रूपा को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के डॉक्टर राहुल के पिता मिस्टर प्यारेलाल के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने रूपा को तुरंत भर्ती कर लिया। उसके बाद राहुल ने अपने पिता को फोन लगा कर सब बात बता दी। राहुल के मम्मी पापा भी अस्पताल की ओर चल दिए। इधर सीताराम जी बंगले के पीछे गड्ढा खोदकर उस बिल्ले को दफना देते हैं। अस्पताल में लगभग 1 हफ्ते के बाद रूपा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। आज पूरे बंगले को फूलों से सजाया गया है क्योंकि रूपा अस्पताल से घर वापस आ रही है। घर के सब सदस्य बहुत खुश हैं। मनोरमा पूजा की थाली लेकर बेचैनी से गेट पर खड़ी है। तभी एक फूलों से सजी गाड़ी बंगले के गेट पर आकर रुकी। उसमें से राहुल और रूपा निकले। मनोरमा ने दोनों की नज़र उतारकर माथे पर टीका लगाया। तभी रूपा की आंखों से आंसू छलक पड़े तो मनोरमा ने उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए विवेक की कहानियाँ, यानी
क्रिएटिव कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।